वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। स्प्रिंग 2021 के अटैम्प्ट से क्वेश्चन का टाइटल है स्पुतनिक सी लिमिटेड। 17 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि स्पुतनिक सी लिमिटेड SSL रन द क्रूज बिजनेस अक्रॉस ओशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ SSL क्रूज शिप इज अवेलेबल। तो फर्स्ट ये बताया है कि SSL बाउट अ क्रूज शिप ऑन 1 मार्च 2018। After completing all the required formalities, the ship was ready to sail on 1st April 2018. Details regarding components of the ship are as under. तो कंपोनेंट्स में इंजन, बॉडी और ड्राई डॉकिंग ओवरहॉल का इम्पैक्ट है। कॉस्ट दी हुई है सबकी, और अगर हम कॉस्ट का जो है टोटल कर लें तो वो बनेगा 1435। यूथफुल लाइफ इंजन की आर्क में है, बॉडी और ड्राई डॉकिंग की ईयर्स में दी हुई है। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो इंजन और बॉडी की है, ओवरहॉल की ऑब्वियसली रेजिडुअल वैल्यू मोस्टली नील ही होती है, तो वो नील ही है। थर्ड इन्फॉर्मेशन है कि ऑन 1 मई 2019, अब ये नेक्स्ट ईयर की बात है, 18 के बाद 19 में, द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट विच डैमेज इट्स बॉडी। रिपेयर वर्क टुक 2 months एंड कॉस्टेड ₹26 million। द रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। तो रिपेयर पे एक्सपेंडिचर हुआ है, लेकिन उसकी वजह से यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू के जो एस्टिमेट्स हैं वो चेंज नहीं हुए। फिर फोर्थ इंफॉर्मेशन है कि एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग द लास्ट 3 years आर एज अंडर। ये एवरेज मंथली है, तो एनुअल नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। तो जितने मंथ्स के ऑपरेशन होंगे उस हिसाब से हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो आर्स हैं वो आ जाएंगे, ताकि इंजन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सके। फिफ्थ इंफॉर्मेशन है कि SSL यूजेज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। SSL अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, जो कि टिपिकल हम यूज़ करते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देना। एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटर्निंग ऑन एन एनुअल बेसिस। यानी जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो भी हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम कैलकुलेट करें और उसका ट्रांसफ़र रिकॉर्ड करें। सिक्स इन्फॉर्मेशन है कि द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द शिप एट 31 दिसंबर 2019, यानी 18 में रिवैल्यूशन नहीं हुई, 19 के एंड पर हो रही है, एंड 2020 वर डिटरमिन्ड एज 1400 million एंड ₹1000 million रिस्पेक्टिवली। रिवैल्यूड अमाउंट्स आर प्रोपोर्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यूज बिफोर द रिवैल्यूशन। तो जो तीनों हमारे कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि उनकी डेप्रिसिएशन सेपरेट हम रेकग्नाइज कर रहे होंगे, तो उस हिसाब से जब रिवैल्यूशन होनी है तो उसको उस वैल्यू पे हमने प्रोपोर्शनेटली अपोर्शन कर देना। उसके बाद सिंपली रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 मार्च 2018 of the ship to the year ended 31st December 2020। तो 2018, 2019 एंड 2020 3 साल के लिए हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और उनकी स्पोर्ट में वर्किंग्स बनाएंगे। तो स्टेप वाइज इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर हमने बनाना है जर्नल एंट्रीज का, और इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेट स्टेब्लिश कर लेते हैं। तो डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, और 1 मार्च को हमने एसेट की एक्विजिशन हुई है तो उसको रिकॉर्ड करना है। तो कंपोनेंट वाइज हमें कॉस्ट गिवन है 840, 535 और 60, उसका टोटल हम कर लेंगे, दैट इज़ 1435। इतने पे हम क्रूज शिप की एक्विजिशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब 2018 में रिवैल्यूशन तो नहीं हुई, लेकिन स्टिल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए एक वर्किंग बना लेते हैं। तो इंजन, बॉडी, ओवरहॉल, ओवरहॉल की जगह ड्राई डॉकिंग भी लिख सकते हैं, और टोटल। तो सबसे पहले हम जो है एक्विजिशन कॉस्ट ले लेते हैं।
1 मार्च 2018 को। तो क्वेश्चन में ये डाटा हमें इंफॉर्मेशन नंबर 2 में दिया हुआ है कि कंपोनेंट वाइज कॉस्ट क्या है। इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन जो है वो अप्रैल से चार्ज होगी, मार्च से नहीं होगी, क्योंकि एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ है 1 अप्रैल 2018 को। तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स का टाइम बनता है। इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले इंजन की अगर बात करते हैं तो डाटा है कि कॉस्ट 840 है, रेजिडुअल वैल्यू 40 की, 50,000 आवर्स, और 9 मंथ्स में पर मंथ 360 आवर्स के हिसाब से वो यूज़ हुआ। 840 की कॉस्ट में से हम 40 की रेजिडुअल वैल्यू लेस कर देंगे, डिवाइड करेंगे 50,000 आवर्स से, ताकि हमारे पास 1 आवर की जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाए, और यूजेज जो है वो 360 आवर्स पर मंथ हुआ है। तो 9 मंथ्स की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो दैट वुड बी 51.84। अब बात करते हैं बॉडी की। तो 35 की रेजिडुअल वैल्यू, 25 ईयर्स लाइफ है। 25 ईयर से डिवाइड करेंगे ताकि 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाए, और 9 मंथ की चार्ज करनी है साल में, तो 9/12 कर देते हैं। 15 बनेगी, एनुअल 20 बन रही है, 9/12 करके 50। ओवरऑल जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसमें रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं है, सिंपली 5 ईयर्स पर इसको डेप्रिशिएट करना है। 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे इसकी भी। तो हमारी जो टोटल डेप्रिसिएशन बन रही है इन तीनों की मिला के वो है 75.84। इसको हम अपनी जर्नल एंट्रीज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो 31 दिसंबर 2018 को जब हमारा ईयर एंड आएगा तो उस पर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 75.84 का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रूज शिप की जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। अब 2019 की बात करते हैं। तो 2019 के अंदर भी हमारे पास जो डाटा है वो ये कि 1 मई 2019 को जाकर हमारी जो है वो एक एक्सीडेंट हो रहा है जिसमें रिपेयर की कॉस्ट लग रही है। तो रिपेयर की कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले 1 मई 2019 को 26 मिलियन की। इसे प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनाएंगे। अब यूज़फुल लाइफ वगैरह पर कोई चेंज नहीं आया। ईयर एंड पर जाकर रिवैल्यूएशन हमारी होगी, लेकिन रिवैल्यूएशन से पहले हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो अब इसमें यह बताया गया है कि 2 मंथ्स तक जो है वो रिपेयर वर्क चलता रहा है, तो 2 मंथ्स जो है वो सेलिंग नहीं हुई होगी एसेट की। तो ये जो 480 एवरेज मंथली है ये 10 मंथ्स के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि इसमें जो है वो आर्स की बेसिस पर, यूजेज की बेसिस पर डेप्रिसिएशन होगी। जो बाकी मेथड हैं उसमें पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि जो टाइम बेसिस पर होते हैं उसमें आइडल कैपेसिटी की बेस पर
जो है कोई डेप्रिसिएशन रुकती नहीं है। तो 2019 की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इंजन बॉडी ओवरहॉल, तो सबसे पहले सेम 840 माइनस 40 डिवाइड बाय 50,000 आवर्स, और हमारा जो एसेट है वो यूज़ हुआ है 480 आवर्स फॉर 10 मंथ। तो दैट वुड बी 76.8। बॉडी पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये सेम रहेगा जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, लेकिन वहाँ पे हमने 9 मंथ की ली थी, यहाँ पर हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले लेंगे। दैट वुड बी 20। इसी तरह से ओवरऑल की भी हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले लेंगे, 9 मंथ्स नहीं करेंगे इस बार। दैट वुड बी 12, और टोटल हमारे पास आ जाएगा 108.8। तो ये डेप्रिसिएशन हमें रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इस पॉइंट पर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एसेट की रिवैल्यूएशन की गई है 1400 पर, और एसेट को जो है उन बुक वैल्यू के ऊपर जो है पोर्शन कर दिया जाता है रिवैल्यूड अमाउंट को, जो उसकी बिफोर द रिवैल्यूएशन। तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो हमारे पास एसेट की कैरिंग वैल्यू आ रही है बिफोर रिवैल्यूएशन ऑन 31 दिसंबर 2019। इंजन की आ रही है जी 711.36, बॉडी की 500, ओवरहॉल की 39, और ये टोटल बन रहा है हमारे पास 1250.36। अच्छा, इसके बाद हमें दी हुई है जी रिवैल्यूड अमाउंट क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ 1400, सेम 31 दिसंबर 2019 को। जिससे हमें ये तो पता चल रहा है कि हमारा जो टोटल रिवैल्यूशन है उसमें गेन आ रहा है, और वो गेन बनेगा 149.64 का। लेकिन हमें रिवैल्यूड अमाउंट को भी अपोर्शन करना है, किस बेसिस पर करना है, जिस बेसिस पर कैरिंग वैल्यू बिफोर रिवैल्यूशन है। तो ये 711.36 डिवाइड बाई 1250.36 इंटू 1400, फिर इसी तरह 500 डिवाइड बाई 1250 इंटू 1400, 39 डिवाइड बाई 1250 इंटू 1400। तो इस तरह से हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लेंगे। 796.49, 559.84 एंड 43.67, इन तीनों का अगर आप टोटल करेंगे तो वो भी 1400 बनता है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली इसी 1400 को इनके प्रीवियस प्रोपोर्शन के अंदर जो है एलोकेट कर दिया है। तो ये हमारे पास रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन गेन है। अब रिवैल्यूएशन का गेन फर्स्ट टाइम जब किसी एसेट पर राइज होता है तो उसको दो स्टेप में रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज में। एक तो उसकी हम जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो पिछले 2 सालों में जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है उसको हमें एलिमिनेट कर देना है, और एसेट उतने से कम हो जाएगा। वो 2 सालों की हमारी डेप्रिसिएशन है 75.84 एंड 108.8। तो ये बनेगी 184.64। इसके साथ ही हमें जो रिवैल्यूएशन का गेन रिकॉर्ड करना है, जो हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 149.64। तो एसेट हमारा इतने से बढ़ जाएगा, और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम या रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर इतनी अमाउंट हमारी क्रेडिट हो जाएगी।
तो 2019 की भी हमारी सारे जो इम्पैक्ट थे वो इनकॉर्पोरेट हो गए। अब हम देखते हैं कि 2020 में क्या हुआ है। तो एज सच क्वेश्चन के अंदर 2020 का मज़ीद कुछ नहीं बताया हुआ अदर देन दिस कि उसमें जब रिवैल्यूएशन हुई है तो एसेट 1000 मिलियन का है। सो हमें जो 2020 तक जाने के लिए करना ये पड़ेगा कि पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी और फिर रिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट को हम कंसीडर करेंगे। तो डेप्रिसिएशन को अगर अब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंजन बॉडी ओवरहॉल, तो इंजन की जो डेप्रिसिएशन है वो अब रिवाइज्ड अमाउंट है हमारे पास 796.49। रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, वो सेम 40 की ले लेंगे हम। जो लाइफ है वो अब लेते हैं 50,000 आर्क थे, उसमें से जो है 360 इंटू 9 2018 के अंदर यूज़ हो गए। 360 इंटू 9 मंथ्स बनते हैं हमारे पास 3240, ये निकाल देते हैं क्योंकि जब हम रिमेनिंग अमाउंट ले रहे हैं तो रिमेनिंग लाइफ लेनी पड़ेगी। और 2019 में 480 आवर्स हमने लिए थे 10 मंथ्स के हिसाब से, तो वो निकाल देते हैं 4800। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जो इस साल का यूजेज हुआ है, क्योंकि एवरेज रेट तो अब आ जाएगा रिमेनिंग लाइफ के साथ, लेकिन इस साल में कितना यूज़ हुआ है वो देखते हैं। तो 600 आर मंथली एवरेज है और इस साल में कोई एक्सीडेंट कोई एक्विजिशन वाला इशू नहीं है, तो पूरे 12 मंथ की जो है हमें यूजेज लेनी चाहिए। तो दैट वुड बी 129.81। अच्छा, इसी तरह अगर बात करते हैं बॉडी की, तो अब वैल्यू है 559.84। सेम रेजिडुअल वैल्यू 35 की लेस करेंगे। लाइफ जो है वो 25 ईयर्स की ओरिजिनल थी, जिसमें से 1.75 ईयर्स हमने डेप्रिशिएट ऑलरेडी कर लिए हैं 2018 में 9 मंथ्स 0.75 ईयर्स, और 1 ईयर पूरा जो है 2019। तो उस बेस पर इसकी जो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है दैट वुड बी 22.57। सिमिलरली जो हमारे पास ओवरहॉल है इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो ये शो हो रहा है हमारे पास 43.67 का। जो इसकी रिमेनिंग लाइफ है 5 ईयर्स में से हम 1.75 ईयर्स लेस कर देंगे जो हम ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर चुके हैं। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है 13.44 की। तीनों को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी टोटल 165.82 की। तो पहले तो हमें ये डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर कर लेनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्योंकि एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हुआ था तो डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आएगा। अब उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हैड द कॉस्ट मॉडल बीन यूज, कि अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता तो फिर क्या होता। तो हमारा एसेट जो है वो 840 का था कॉस्ट पे, 40 की उसमें से रेजिडुअल वैल्यू लेस करते, 50,000 आवर्स की लाइफ थी और 600 आवर्स पर मंथ के हिसाब से पूरे 12 महीने यूज़ हुआ 2020 में, तो उसकी डेप्रिसिएशन फिर बनती 115.20। इसी तरीके से बात करते हैं
बॉडी की, तो बॉडी में जो है ओरिजिनल हमारी जो कॉस्ट है, जिस तरह से हमने ऊपर भी कैलकुलेट की है 535 की, उसकी बेस पर सिंपली हमें डेप्रिसिएशन जो है वो रिकग्नाइज करनी होती ओवर 25 ईयर्स, जो बनती है 20 की। और इसी तरह से ओवरहॉल के अंदर भी फिर अगर रिवैल्यूएशन ना हुई होती तो 60 की बेस जो उसकी अमाउंट है कॉस्ट, उसकी बेस पर हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते ओवर द टोटल लाइफ, तो वो बनती 12। और इस तरह से टोटल ये डेप्रिसिएशन बन जाती 147.2। तो विद रिवैल्यूएशन हम 165.82 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, और विद रिवैल्यूएशन जो है विदाउट रिवैल्यूएशन 147.2 की होती। तो इस दो फिगर्स को बेस करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होगी। तो दैट वुड बी 18.62। तो जब हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली भी रिक्वायर्ड है, तो उसको भी रिकॉर्ड करना होगा। तो डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बाद वाहिद इशू अब ये रह गया कि जो हमारे पास एसेट है उसको ईयर एंड पर फिर रिवैल्यू करना है 1000 मिलियन पे। तो हमारे पास जो एसेट की कैरिंग वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे 31 दिसंबर 2020 को 666.68, 537.27, 30.23, और टोटल आ रहा है 1234.18। अब जब एसेट को हमने रिवैल्यू किया ऑन द सेम डेट, तो हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 1000 मिलियन इसकी रिवैल्यूड अमाउंट है, तो इस बेस पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिवैल्यूएशन के अंदर जो हमारा इम्पैक्ट है वो 234.18 का लेस हो रहा है, यानी हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस है। तो रिवैल्यूएशन का ये लॉस रिकॉर्ड करना है, रिवैल्यूएशन का गेन आए या लॉस आए, दोनों सूरतों में हमें उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को तो एलिमिनेट करना होता है। तो ये जो हमने चार्ज की हुई है पिछले 2 सालों की तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, इस साल की हम डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन का लॉस रिकॉर्ड करना है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में हम मैक्सिमम कितनी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया था 149.64 का था, जिसमें से 18.62 ट्रांसफ़र हो गया। तो रिमेनिंग बैलेंस देख लेते हैं। रिमेनिंग बैलेंस 18.62 का निकाल कर हमारे पास बचता है 131.02। जो टोटल लॉस हुआ है हमारे पास वो है 234.18 का। तो एसेट हमारा इस अमाउंट से क्रेडिट होगा। जो डिफरेंस है अब बैलेंसिंग फिगर के तौर पे वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे एज इम्पेयरमेंट लॉस और रिवैल्यूएशन लॉस। तो 234.18 माइनस 131.02, दैट वुड बी 103.16। तो क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट थी कि हम जर्नल एंट्रीज पास करें 2018, 2019 एंड 2020 की, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू 31 दिसंबर 2020 तक। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं एडजस्टमेंट लिमिटेड के टाइटल से। इसके अंदर 3 डिफरेंट सिनेरियो दिए हुए हैं, जिसके अंदर रिव्यू हुआ है नॉन करंट एसेट्स का। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन करें इफेक्ट ऑफ चेंजेस, क्योंकि जो चेंजेस हुई हुए हैं तीनों पार्ट्स के अंदर, ऑन द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2015। तो 31 दिसंबर 2015 को जो हमारा ईयर एंड हो रहा है उसमें डेप्रिसिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है इन चेंजेस का, इनको हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टेप वाइज देखते हैं वन बाय वन। तो पहला पार्ट ये है कि
asset was purchased on 1st January 2009 for rupees 150,000. The plant had an estimated useful life of 12 years and residual value of nil. Depreciation is charged on straight line basis on 1st January 2015. अब 9 से 15 तक जो है वो आपके 2009, 10, 11, 12, 13, 14 आपके 6 years गुजर चुके हैं. When the assets net book value is rupees 75,000, तो हाफ लाइफ गुजर चुकी है और हाफ वैल्यू पर एसेट शो हो रहा है. द डायरेक्टर डिसाइड दैट द एसेट टोटल यूजफुल लाइफ इज ओनली 10 years, और 10 में से 6 years गुजर चुके हैं तो बाकी लाइफ बच गई जस्ट 4 years, क्योंकि ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ नहीं, टोटल यूजफुल लाइफ का वर्ड यूज हुआ है. तो अब अगर इसको सॉल्व हम करते हैं तो पहली बात तो ये कि जो मेन इशू है एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है तो उस साल से हम जो डेप्रिसिएशन है वो रिवाइज यूजफुल लाइफ, जो न्यू यूजफुल लाइफ अब हमारे पास है उसकी बेस पर कैलकुलेट करेंगे. सो एनुअल डेप्रिसिएशन जो पहले चार्ज हो रही थी 2009 टू 2014 तक वो हो रही थी 150,000 की कॉस्ट, 12 ईयर्स की लाइफ 12,500. अब रिमेनिंग लाइफ जो है वो 4 years बची है क्योंकि 10 years टोटल बताई हुई है और 6 उसमें से पास हो चुके हैं. एनुअल डेप्रिसिएशन जो अब चार्ज होगी तो रिमेनिंग 75,000 को जब आप 4 years पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट इज़ 18,750. तो हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई है. कितने से इंक्रीज़ हुई है? 6250 से इंक्रीज़ हुई है, और ये चेंज इन एस्टिमेट का इफेक्ट है हमारे एसेट की डेप्रिसिएशन पे. नेक्स्ट है हमारे पास ग्राइंडर वाज परचेज्ड ऑन 1st January 2012 for rupees 100,000. The plant had an estimated useful life of 10 years and residual value of nil. Depreciation is charged on a straight line basis. On 1st January 2015, when the asset's net book value is rupees 70,000, director decided that it would be more appropriate to depreciate this asset using the sum of digits approach. The remaining useful life is unchanged. तो 2012 से जो हम अगर आते हैं और 2015 तक देखते हैं तो 3 years गुजर चुके हैं, तो 10 में से 3 years गुजर गए तो रिमेनिंग लाइफ जो है वो 7 years की है और वो अभी अनचेंज है. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या डेप्रिसिएशन मेथड का जो चेंज होता है उसका इम्पैक्ट हम क्या लेंगे. तो उसका इम्पैक्ट ये है कि अब इस साल की डेप्रिसिएशन सम ऑफ डिजिट मेथड से होगी, जो प्रीवियस हो चुकी है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर ही रहेगी. तो द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग सम ऑफ डिजिट मेथड फ्रॉम 1st January 2015, और उसके बाद एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमारी पहले चार्ज हो रही थी ओवर 10 years दैट वाज रुपीज़ 10,000. कैरिंग अमाउंट हमारे जो एसेट की है वो 3 साल की डेप्रिसिएशन लेस करके दैट इज 70,000, और क्वेश्चन में भी गिवन है. अब जो न्यू एनुअल डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है वो सम ऑफ डिजिट मेथड पर करनी है, तो 7/28 का फैक्टर हम यूज़ करेंगे. 7 क्योंकि टोटल रिमेनिंग ईयर्स हैं और 28 जो सम ऑफ डिजिट है. अब सम ऑफ डिजिट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 28 आ जाता है. और एक इसका हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं n × n+1 / 2, तो 7 × 7 + 1 / 2 28 इससे भी आ जाता है. तो यही 28 हमने यूज़ किया. तो अब हमारी डेप्रिसिएशन 17,500 है, और यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्रीज हो रही है हमारा एस्टिमेटेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन चेंज होने से, यानी मेथड. डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ और उसके साथ हमारा इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन आ गया 7,500 से, तो ये इफेक्ट है. थर्ड पार्ट है कि जी कंपनी परचेज्ड a 50-year lease some years ago for rupees 1 million. This was being depreciated over its life on a straight line basis. On 1st January 2015, when the net book value was 480,000 and 24 years of the lease are remaining, the asset is revalued to 1.5 million. This revised value is being incorporated into the accounts. तो 1st जनवरी को हमारी रिवैल्यूशन हो गई है. तो पहले हम देखते हैं कि जी इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब रिवैल्यूशन हो जाती है तो आइंदा जो डेप्रिसिएशन है वो रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट की जाती है. तो ये हमारा इम्पैक्ट है. एनुअल डेप्रिसिएशन जो पहले चार्ज हो रही थी तो 1 million के लिए 50 years टोटल टर्म थी, तो 20,000 पर एनम हो रही थी. अब जो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो रिवाइज वैल्यू 1.5 million है, रिमेनिंग लाइफ 24 years है, तो 62,500 की चार्ज होगी. अब जो चेंज है ये अब चेंज इन एस्टिमेट नहीं कहलाएगा, ये चेंज ड्यू टू रिवैल्यूएशन कहलाएगा. चेंज ड्यू टू रिवैल्यूएशन इफेक्ट जो है वो
इंक्रीज है ऑफ 42,500 पर ईयर, तो ये डेप्रिसिएशन में इजाफा हो जाएगा। तो एसेट रिवैल्यू होने से जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है, और इफ रिवैल्यूएशन इज अपवर्ड। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। इंडिगो लिमिटेड, छोटा सा क्वेश्चन है। इंडिगो लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर रुपीज 10 million, at which point it was considered to have a useful life of 40 years. At the year end of 31st March 2020, IL decided to revalue the building to its market value of rupees 9.8 million. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि how the above building shall be accounted for in the books ऑफ IL इंडिगो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। तो सबसे पहले हमें एसेट की कॉस्ट लेनी चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2015 को 10 मिलियन हमें गिवन है। तो 10 मिलियन की कॉस्ट के बाद हमें एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब हमारा जो ईयर एंड है वो 31 मार्च को हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को, और 2015 से 2019 तक जो 4 ईयर्स बनते हैं, पहले हम इनकी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 मिलियन की कॉस्ट, 40 ईयर्स की यूजफुल लाइफ, इससे हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाती है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ईयर्स की डेप्रिसिएशन आ गई 1 मिलियन। तो हम ईयर के स्टार्ट तक पहुंच गए। अब करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 10 मिलियन डिवाइड बाय 40 ईयर्स। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन हमारे पास 250,000 आ गई, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एसेट जो है वो 8.75 मिलियन का प्रेजेंट हो रहा है बिफोर रिवैल्यूएशन। और अब क्वेश्चन में हमें जो रिवैल्यूएशन की अमाउंट दी हुई है, ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन हुई है 9.8 मिलियन की। तो ये वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद जो डिफरेंस है फेयर वैल्यू का और जो वैल्यू रिवैल्यूएशन से पहले की है, वो हमारा गेन ऑन रिवैल्यूएशन है। तो दैट इज 1050,000 से हमारी वैल्यू बढ़ गई। ये अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में हम गेन ऑन रिवैल्यूएशन शो करेंगे, और ये बैलेंस रिवैल्यूएशन सरप्लस का इक्विटी के अंदर भी शो होगा। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन ईयर एंड पर हुई है, तो डेप्रिसिएशन तो हमने पुरानी कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड की हुई है, इसलिए इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज रिवैल्यूएशन वाज डन एट ईयर एंड। सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं आई-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। हमजा लिमिटेड एक्वायर्ड अ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 20x1 फॉर रुपीज 100,000, at which point it was considered to have a useful life of 40 years. At the year end 31st March 2006, so that is 5 years गुजर चुके हैं, HL decided to revalue the building to its current value of 98,000. रिक्वायरमेंट है कि हाउ विल द बिल्डिंग बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2006। तो ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन हुई है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। अब अगर इसकी कैलकुलेशन हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम वैल्यू ले लेते हैं कि हमने इसको लिया कितने का था जी, 100,000 का। तो 1 अप्रैल 20x1 पर हमारी 100,000 की बिल्डिंग थी। अब इसकी डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करते हैं, तो 40 ईयर्स के हिसाब से हमने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और 5 ईयर्स गुजर चुके हैं, तो 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाती है 12,500, और डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद हमारे पास 31 मार्च 2006 को बिफोर रिवैल्यूएशन जो अमाउंट है वो है 87,500। अब हमें रिवैल्यू करना है 98,000 पे, तो जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन का गेन होगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। तो 10,500 का हमारे पास रिवैल्यूएशन का गेन आ जाता है। अब ये तो हमने सिर्फ गेन की अमाउंट कैलकुलेट कर ली,
हमें पूरी अकाउंटिंग को कैसे हैंडल करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा एसेट कितने का शो होगा? हमारा एसेट शो होगा 98,000 का। हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का शो होगा? तो वो शो होगा 10,500 का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जब हम बनाएंगे तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी शो होगी? अब ये हमारी 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन है, तो हमने 1 ईयर की डेप्रिसिएशन शो करनी है 2500, और डेप्रिसिएशन जो है वो रिवैल्यूड अमाउंट पर कैलकुलेट नहीं होगी, पहले वाली अमाउंट पर होगी, क्योंकि रिवैल्यूएशन ईयर एंड पर हुई है, ईयर स्टार्ट पर नहीं हुई। तो ओरिजिनल वाली ही डेप्रिसिएशन इस साल में भी रही है 2500 की, वो हम शो कर देंगे। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में हमने लिखा होगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि सेम यही 10,500 है। देन अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं तो इसमें टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम से हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम आ जाएगी, लेकिन रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट की फिगर जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर प्रॉफिट की फिगर गिवन हो तो वो रिटेन अर्निंग के अंदर हम लिख देंगे। ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो रिवैल्यूएशन है वो ईयर एंड पर हुई है। अब ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन होने का मतलब है कि जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है वो पुरानी वैल्यू पर चार्ज हुई हुई है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इस ईयर में चार्ज ही नहीं हुई, और जब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं हुई तो उसका ट्रांसफर रिकॉर्ड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई दिस ट्रांसफर इज जस्ट सिंपली ज़ीरो। ये आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया कि अगर ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे हम शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए शो नहीं कर रहे क्योंकि कोई ट्रांसफर इस साल में बनता ही नहीं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है कि आप बिजनेस परचेज सम लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर ₹800 मिलियन, जिसमें से लैंड 250 मिलियन की है और बिल्डिंग 550 मिलियन की। बिल्डिंग्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। ऑन 1 जनवरी 2015 द लैंड एंड बिल्डिंग वर रिवैल्यूड टू 1500 मिलियन, जिसमें से लैंड 400 मिलियन की और बिल्डिंग जो है 1100 मिलियन की है। एट दिस डेट द बिल्डिंग वर बिलीव टू हैव अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर्स। तो जो टाइम पीरियड गुजरा है 1 जनवरी 2011 से वो 15 तक, ये टोटल टाइम 2011, 12, 13, 14, तो टोटल जो हमारे पास टाइम गुजरा है वो 4 ईयर्स का गुजरा है। तो 4 ईयर्स के बाद जो मेन डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि 50 ईयर्स की लाइफ थी ओरिजिनली, तो साथ के साथ यूजफुल लाइफ भी चेंज हो रही है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ओरिजिनल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द बिल्डिंग एंड रिवाइज चार्ज फ्रॉम 1 जनवरी 2015। तो इसके लिए हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पता चलेगा। अब 2011 से 2014 तक जब एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ था तो ओरिजिनल अमाउंट्स में जो बिल्डिंग थी हमारे पास वो 550 मिलियन की थी और उसकी लाइफ 50 ईयर्स थी। तो इस बेसिस पर ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास 11 मिलियन की आ जाती है। उसके बाद अगर हम डेप्रिसिएशन अब रिवैल्यूड अमाउंट पर कैलकुलेट करते हैं तो अब हमारे पास बिल्डिंग 1100 मिलियन की और रिमेनिंग लाइफ 40 ईयर्स है। तो इस बेसिस पर हमारे पास डेप्रिसिएशन 27 मिलियन आ जाती है। लेकिन क्या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो 11 मिलियन और 27 मिलियन का डिफरेंस होगी? अब क्योंकि यूजफुल लाइफ भी चेंज हो चुकी है तो ये बात करेक्ट नहीं होगी, बल्कि हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि अगर एसेट रिवैल्यू ना होता लेकिन यूजफुल लाइफ चेंज हो गई होती तो क्या सिचुएशन होती। तो 2015 टू ऑनवर्ड हैड द एसेट नॉट बीन रिवैल्यूड, यानी अगर एसेट रिवैल्यू ना हुआ होता तो कितनी वैल्यू पर शो हो रहा होता? तो 550 का एसेट होता रिवैल्यूएशन के बगैर, 11 की एक साल की डेप्रिसिएशन, 4 ईयर्स डेप्रिसिएट होके वो 506 का बनता है, और इसको अगर रिमेनिंग 40 ईयर्स पे डिवाइड करते तो हमारे पास एक साल की डेप्रिसिएशन बनती है 12.65। तो अगर हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन 27 एंड 12.65, एंड दैट इज नॉट
11 एंड 27 मिलियन का डिफरेंस नहीं है, बल्कि डिफरेंस जो है वो 27 मिलियन और 12.65 का है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अ बिजनेस परचेज लैंड फॉर रुपीज 250 million and building for rupees 400 million on 1st January 2011. The buildings were to be depreciated over a period of 50 years. On 1st January 2015, the land was revalued to 520 million and building were revalued to 750 million. What amount is to be taken to revaluation reserve on 1st January 2015, जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लैंड और बिल्डिंग दोनों को कैलकुलेशंस कर लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग की जो है डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई होगी। तो 400 मिलियन की बिल्डिंग है, 50 ईयर्स की उसकी लाइफ है, तो 8 पर ईयर की डेप्रिसिएशन बनती है। 4 ईयर्स गुजर चुके हैं क्योंकि 2011 से 1 जनवरी 2015, तो 4 ईयर्स की डेप्रिसिएशन बनती है 32 मिलियन। अब हम एसेट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 400 मिलियन की कॉस्ट थी, 32 मिलियन की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ गई 368 मिलियन की। नाउ इट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड के क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ बताई हुई हैं। बिल्डिंग्स रिवैल्यू हुई हैं 750 मिलियन की, तो 750 में से ये 368 मिलियन आप माइनस करेंगे, 382 मिलियन रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया हमारे पास बिल्डिंग पे। अब लैंड की अगर बात करें तो लैंड पर तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो उसकी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो अब 520 मिलियन की हो गई है, पहले 250 मिलियन की थी। तो 520 माइनस 250 मिलियन 270 मिलियन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 652 मिलियन आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।